कैसे आप लोग। बर्नवाल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज मैं क्या हूँ आपके लिए यहाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम क्या है अक्षांश और देशांत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम अक्षांश और देशांत। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल बर्नवाल क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर देना और जो नीचे बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आज हम जो अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे उसका एक पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है अक्षांश। आज हम बात करेंगे अपने अक्षांश के ऊपर। देखो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो के साथ रेगुलरिटी बनाए रखना तो क्या है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे क्या है आपको एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलो हम बात करते हैं अक्षांश पे। देखो अक्षांश पे जाने से पहले मैं क्या हूँ आपको कुछ बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि ये चीज़ क्या बार बार पढ़ने को कोई नहीं मिलती है कहीं पर। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं इसके। देखो ये है इसका एक बना क्या है यहाँ अर्थ बनाई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर अर्थ में क्या है देखो अक्षांश होता है क्या। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर समझते हैं। देखो अक्षांश जो है ना ये इस तरीके से जो लाइन खींच रही है इन्हें बोलते हैं हम क्या अक्षांश। ध्यान रखना ये कैसे होती है, ये आपका हो गया क्या ईस्ट। ठीक है, यहाँ होता है आपका वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है आपका साउथ। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ईस्ट से वेस्ट मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींचेगी ये क्या होगी आपकी, ये वो क्या होंगे आपके अक्षांश होंगे। कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की तरफ। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो अक्षांश होते हैं कि कौन सी दिशा से कौन सी दिशा खींचे जाते हैं, तो वो कौन सी दिशा में खींचे जाते हैं आपके, वो आपके पूर्व से पश्चिम दिशा को खींचे जाते हैं कौन, अक्षांश। तो दोस्तों देखो यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर करके चलेंगे, ये बहुत बेसिक चीज़ होती है। ये जो बीच की रेखा है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा, क्या कहते हैं इसे हम, विषुवत रेखा। ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये बना रही है 0 डिग्री का एंगल। कितने का बना रही है ये, 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये कौन सी है, विषुवत रेखा। तो ये भी क्या है, एक अक्षांश है। ठीक है, हम यहाँ से क्या है और चीज़ का निर्धारण करते हैं। अब जो ऊपर है ये ऊपर वाली जो है उत्तर दिशा में ये क्या है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा। देखो भारत भी क्या है, यहीं पर है, भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है क्या, कर्क रेखा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ आपसे है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, उन सारे राज्यों का क्या है आपको कमेंट बॉक्स में क्या है सीक्वेंस वाइज पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर सीक्वेंस वाइज क्या है कमेंट बॉक्स में क्या आपको उनका नाम बताना है भारत के एक राज्य का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैं बता देता हूँ भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, आपको 8 का नाम क्या है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज क्या है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नीचे जो है ये कौन सी है, मकर रेखा। कौन सी रेखा है ये, मकर रेखा। ये भी क्या है एक अक्षांश है। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं हम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कौन सा क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। देखो विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र और विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कौन सा होता है, ये उष्णकटिबंधीय होता है। ये कौन सा होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब देखो कर्क रेखा कितनी डिग्री पे झुकी हुई है, ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, कर्क रेखा भी और ये मकर रेखा भी कितने डिग्री पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। देखो मैं आपको वर्ल्ड के उन देशों के सबके नाम बताऊंगा जिससे क्या कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरेगी और विषुवत रेखा। ठीक है, अब कर्क रेखा, अब ये देखो ये जो रेखा है नीचे 22.5 डिग्री जो झुकी हुई है, कौन कितनी 22.5 डिग्री जो रेखा झुकी हुई है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसके जो बीच का क्षेत्र उसे क्या कहेंगे, नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहेंगे, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय। जो ऊपर का क्षेत्र है ये वाला ऊपर का क्षेत्र है यहाँ भी 66.5 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है, इसके ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय। कौन सा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब जो है नीचे का देखो ये जो ध्रुव है, ये जो आपका ध्रुव है इसे क्या क्या कहेंगे, दक्षिणी शीत कटिबंधीय। क्या कहेंगे, दक्षिणी शीत कटिबंधीय। ये दक्षिणी ध्रुव है नीचे वाला। ठीक है, साउथ की तरफ आएगा, साउथ पोल कहेंगे इसे, दक्षिणी ध्रुव।
ऊपर वाला जो है इसे भी क्या कहेंगे, उत्तरी शीतकटिबंधीय है। क्या कहेंगे, उत्तरी शीतकटिबंधीय। कौन सा पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल। तो इसे बिल्कुल ध्यान से, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये हमें पता होनी चाहिए अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, खासकर वर्ल्ड की, ठीक है। और जो बात अगर आ जाए हमारी पृथ्वी पर रेखाओं की, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया है कौन कौन सा, विषुवत रेखा है, ठीक, मकर रेखा है, ऊपर ये कर्क रेखा है, ठीक है। अब इसकी चलते हैं हम थ्योरी पे, थ्योरी को समझते हैं, इसकी थ्योरी क्या कहती है। देखो दोस्तों, ये आपका क्या है, अक्षांश, अक्षांश, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, लैटिट्यूड। क्या बोल लेंगे हम, लैटिट्यूड। अक्षांश ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्षैतिज दिशा, पूर्व से पश्चिम, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे, पूर्व से पश्चिम में पृथ्वी की सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित होती है। ये रेखाएं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा से किसी स्थान पर कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हैं। क्या करती है, कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हैं ये, ठीक है। तो पूर्व से, पहला नंबर पे पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई है, और ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। कभी सोचो कि ये सचमुच में पृथ्वी पे खींची हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पृथ्वी का ताप और पृथ्वी की दूरी वगैरह ये सब नापने के लिए हम क्या है, इन चीज़ का यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्या है ना, काल्पनिक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, काल्पनिक ऐसी रेखा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अक्षांश को सामान्यतः ग्रीक भाषा के अक्षर में फाई से प्रदर्शित किया जाता है। देखो मैथ में आपने पढ़ा होगा, फाइन का साइन होता है फाई का, ठीक है। इस फाई से प्रदर्शित करते हैं कहाँ, ग्रीक भाषा में। ग्लोब अथवा मानचित्रों पर किसी स्थान, शहर एवं देश की उत्तरतम एवं दक्षिणतम अवस्थिति का निर्धारण अक्षांशों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अक्षांशों का निर्धारण इससे ही किया जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त पृथ्वी के मध्य में निर्मित होता है, जिसे भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ें समझने वाली। देखो मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। मैंने क्या ये सपोज करो अर्थ बना दी। अब मुझे क्या है, इस अर्थ में सबसे बड़ी रेखा खींचनी है, तो मैं कहाँ खींचूंगा, बिल्कुल बीच में तो खींचूंगा। पर यहाँ खींच दूँगा तो छोटी हो जाएगी इससे, तो बीच में क्या खींची जाएगी, बीच में सबसे बड़ी जो रेखा खींची जाएगी वो कहाँ खींची जाएगी, बिल्कुल बीच में। और पृथ्वी भी क्या है, एक ग्लोब है, तो पृथ्वी में सबसे बीच में जो रेखा खींची गई उस रेखा का क्या नाम है, विषुवत रेखा। अभी हमने पढ़ा है। तो विषुवत रेखा जिसे क्या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ये क्या होगी, सबसे बड़ा वृत्त होगा या सबसे बड़ी रेखा होगी, ठीक है। इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जो शुरू में हमने बेसिक बताया था, उसमें शुरू में बताया था मैंने, ये कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, 0 डिग्री के एंगल पर ये झुकी हुई है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश, देखो जो उत्तर में होगा उसे क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश, एवं इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। कौन सा अक्षांश कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में उसे दक्षिणी अक्षांश। इसी रेखा के द्वारा पृथ्वी उत्तर से दक्षिण 2 बराबर भागों में विभाजित है। भाई ये हमने क्या है, अर्थ मान ली, बीच में क्या विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। जो विषुवत रेखा से ऊपर का भाग है इसे तो कहेंगे हम क्या, इसका उत्तरी गोलार्ध कह देंगे। जो नीचे वाला है उसे क्या कहेंगे हम, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इस तरीके से इन्हें क्या है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, कह रहा है। इसे गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित पृथ्वी के शेष आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ये मैंने पिक्चर में बताया, यही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब हमारी जो देश है इंडिया, वो कौन से गोलार्ध में स्थित है, वो भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ से जा रही है, निकल के यहाँ से ऊपर से उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में वो निकल के जा रही है, और कर्क रेखा कहाँ से जा रही है, भारत में से गुजर के जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर
दिन व रात की अवधियाँ मौसम के अनुरूप बढ़ती घटती रहती है। क्या होता है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर दिन एवं रात की अवधियाँ मौसम के अनुरूप बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये बताया मैंने। मकर रेखा सूर्य के लंबवत किरणों के लिए सीमा रेखा होती है। इन दोनों रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये भी बिल्कुल अभी बताया था, जहाँ वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। देखो जो लंबवत का आना, एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया। देखो इसे हम पिक्चर से समझते हैं, पिक्चर पर कब कहाँ पर क्या है लंबवत होगी। ठीक है, इसे हम समझेंगे बिल्कुल पिक्चर से। देखो कर्क रेखा, ये मैं हालांकि पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ये पिक्चर मुझे देखो ये बनाई है मैंने। क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा पे सूरज कब लंबवत पड़ता है? 21 जून में, 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुवत रेखा पे 2 बार सूरज लंबवत पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगा। मकर रेखा पर कब पड़ेगा? 22 दिसंबर को। अभी वो बात देखना ध्यान से, 22 दिसंबर में यहाँ क्या होती है, इंडिया में सर्दी पड़ती है। और इंडिया है किस में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, लेकिन क्या होता है दिसंबर में सूरज जब कहाँ होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर वाले क्षेत्र में क्या होगी, गर्मी होगी। ऊपर वाले क्षेत्र में क्या होगी, सर्दी होगी। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखो ये सूरज है, यहाँ बिल्कुल सीधी किरण पड़ रही है इसकी। जहाँ इसकी किरण बिल्कुल सीधी पड़ेगी उसे कहते हैं लंबवत। ठीक है, जब जहाँ इसकी किरण लंबवत पड़ेगी वहाँ क्या है, ये भयंकर गर्मी कर देगा। जहाँ इसकी जो किरण है वे पड़ेंगी तिरछी, वहाँ क्या है, गर्मी पर कम मात्रा में होगी। ठीक है, वहाँ सर्दी का मौसम होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, गर्मी सर्दी होती है। ऐसी कंडीशन क्या होती है, यहाँ होती है। अगर यहाँ पर हो गया, इस पर लंबवत पड़ेगी तो भारत में गर्मी पड़ जाएगी बहुत कैडी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ तिरछी पड़ेगी तो यहाँ क्या है, सर्दी हो जाएगी। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन होती है। तो ध्यान रखना, विषुवत रेखा पर कितनी बार जाती है, ये 2 बार हो जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा वो कब होगा, 21 जून में होगा। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कब होगा, 22 दिसंबर। कब होगा, 22 दिसंबर में। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। कभी सोच लो 25 दिसंबर में या दिन बड़ा होता है वो कुछ नहीं होता, उसको दिन का ही नाम बड़ा दिन कहते हैं उसे। ठीक है, लेकिन क्या बड़ा दिन होता कब है, 21 जून को और 22 दिसंबर को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थ्योरी पे। देखो अक्षांश रेखाएं, देखो कैसे होती है अक्षांश रेखाएं। ये जो खींची गई है ना सारी रेखा, ये अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं ये? अक्षांश रेखाएं। भाई दक्षिणी गोलार्ध ये रहा आपका, दक्षिणी ध्रुव ये रहा, उत्तरी ध्रुव ये रहा और उत्तरी गोलार्ध ये रहा आपका। सब एंगल सहित इन्होंने क्या है, दिखा रखी है ये। ठीक है, ये एंगल बने हुए हैं। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया, इसे ज़्यादा वो डीपली में जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। देखो व्रत। ठीक, ये है क्या चीज़, देखो पहले मैं समझा देता हूँ आपको इसे। ये बनने क्या है, ये अर्थ रेखा। ठीक है, अब एक रेखा मैंने ऐसे खींच दी। ठीक है, पृथ्वी कैसी है, गोल। जब पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी पे क्या है, इस तरीके से ये खींचता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, इस तरीके से खींचेगा। तो ये जो व्रत खींचता है ऐसा, इसे कहते हैं व्रत। अब देखो, जब रेखा सबसे बीच में सबसे बड़ी विषुवत रेखा होगी तो क्या है, सबसे बड़ा व्रत भी क्या होगा, व्रत होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो थ्योरी पे, व्रत एक रेखा होती है जो गोलाकार पृथ्वी को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। अब देखो परिधि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैथ का क्वेश्चन है, ये परिधि क्या होती है। देखो मैं तो आपको परिधि होती क्या है, सपोज करो मैंने क्या है, ये व्रत ले लिया। ठीक है, अब व्रत की मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरे की क्या है, यहाँ से यहाँ तक शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे करके अगर मैं इसकी दूरी निकालूँ पूरे की तो इसे क्या कहेंगे, परिधि। ठीक है, एक वरना क्या है, ये कोई भी आपका आयत ले लिया। ठीक है, इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, अगर मैं चारों की लंबाई जोड़ के ऐड कर दूं, जोड़ दूं तो क्या हो जाएगी, उसकी वो परिधि तो निकलेगी। परिधि को ही हम क्या कहते हैं, हम परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो हम इसका तो हमें पता है 2l+b होता है। इस तरीके से क्या है, इसका हम परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम व्रत की बात करें तो उसकी परिधि क्या होती है, उसकी परिधि होती है 2πr।
क्योंकि जो क्या है उसमें आ जाती है गोल में, ठीक है, उसमें हम पाई लेते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 5 मुख्य अक्षांशों व्रतों, विषुवत व्रत, कर्क व्रत, मकर व्रत, आर्टिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत में से एक है जो एक व्रत भी है। देखो, पहले तो देखो हम ये देशांतर लिखा ना, देशांतर हम बल्कि पढ़ेंगे कल, तो पहले आपको देशांतर बता दूँ होता क्या है। देखो, हमने क्या है, ये पृथ्वी ले ली, ये हमने ये खींच दिए तुम्हारे क्या अक्षांश। अब जो देशांतर होंगे वे यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींचे जाएंगे। कैसे खींचे जाएंगे वे? ऐसे, इस तरीके से क्या है, व्रत खींचे जाएंगे। इन्हें क्या कहते हैं हम? देशांतर बोलते हैं इस तरीके से। देखो, अक्षांश की लंबाई क्या है, कम बढ़ती होती रहती है, लेकिन देशांतर की लंबाई क्या होती है, हमेशा सेम होती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो में से एक व्रत भी है। देखो, जो रेखा मैंने बताया था 66.5 पे ये काटती, 66.5 पे ये काटेगी, 23.5 डिग्री पे ये दोनों बनाएगी और 0 डिग्री पे ये बनेंगे, ठीक है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश व्रत नहीं है, क्योंकि वे विषुवत रेखा की अपेक्षा छोटे होते हैं। यह मैंने पहले भी क्लियर किया है आपको। जो आपका विषुवत व्रत होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि कहाँ से खींचा गया वो हमारे ग्लोब पे सबसे बीच में से खींचा गया है, इसलिए क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, ये क्या है, मैंने पिक्चर दी है यहाँ पे, ये भी बहुत अच्छी पिक्चर है। देखो, आर्कटिक व्रत ऊपर है, ठीक है, और अंटार्कटिक व्रत कहाँ है, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। जो आर्कटिक हो कहाँ होगा, उत्तरी ध्रुव पर होगा। जो अंटार्कटिक व्रतों का कहाँ होगा, वो नीचे होगा, दक्षिणी ध्रुव पर होगा, ठीक है। और सब कुछ वही है इसमें जो मैंने बताया था तुम्हें, ठीक। ये जो देखो ये खींच रहे हैं ऐसे, ये होते हैं देशांतर। अक्षांश ये है ऐसे, इस तरीके से खींचे जाते हैं। आगे चलते हैं। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये भी मैंने पीछे डिस्कशन किया है, ठीक है। क्या कहते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय। यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। देखो, सूरज कभी भी 23.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने का। देखो, मैं पिक्चर समझाता हूँ तुम्हें। ये हो गई आपके दोनों, ये बीच वाली विषुवत हो गई, ऊपर वाली कर्क रेखा हो गई, नीचे वाली मकर रेखा। तो सूरज कभी भी क्या है, इससे ऊपर नहीं जाने का, ना तो कर्क रेखा से और ना ही मकर रेखा से कभी भी क्या है, ऊपर नहीं जाने का सूरज, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ तक ही चक्कर लगाएगा। देखो, चक्कर पृथ्वी लगाती है, सूरज नहीं लगाता, लेकिन मैं समझाने में जो आता है, हम बताते हैं कि सूरज घूमता है, लेकिन सूरज नहीं घूमता। ध्यान रखना, सूरज घूमता तो है, लेकिन वो बल्ज के चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या है, सूरज के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी अपनी स्थिति ऐसे चेंज कर देती है, हमें लगता है कि सूरज अब यहाँ पहुँच गया, अब ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये चक्कर लगाता है। और यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, सूरज की किरण, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिण ध्रुव पे, यहाँ पर क्या, सूरज की किरण क्या पड़ती है, हमेशा तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है, हमेशा तिरछी पड़ती है यहाँ पर, ठीक। आगे चलते हैं। प्रति 1 डिग्री पर अक्षांश निर्मित होते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर अक्षांश व्रतों का आकार छोटा होता जाता है। जब रेखा छोटी होती जाएगी तो व्रत भी क्या है, छोटा होता चला जाएगा, जो ध्रुव पर अंततः एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री अक्षांश पर एक बिंदु के रूप में पाया जाता है, जिसे ध्रुव कहते हैं। व्रत जो है, जो हमने गोला खींचा था, ये इस तरीके से होते चले जाएंगे, आगे जाएगा छोटे होते चले जाएंगे। जो लास्ट में बनेगा वो लास्ट में बिल्कुल एक पॉइंट सा बचता है, ठीक है। तो वो उसे ही बोल रहा है ये। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये क्या बोल रहा है, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र को दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ 6 महीने का दिन तथा 6 महीने की रात होती है, ठीक है। ये बहुत समझने वाली बात है। अब देखो, मैं आपको पिक्चर से बता दूंगा कि किस तरीके से 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की रात होगी, ठीक है। देखो, एक पिक्चर लेते हैं। देखो, यहाँ किसी किताब को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, ना ही किसी के नोट्स को पकड़ने की ज़रूरत होगी, ठीक है। देखो, नोट्स से मैं कभी किसी के पे भरोसा नहीं करता,
ठीक है। नोट्स जो होंगे वो आदमी का ज्ञान होगा और कुछ नहीं होगा, कि समझाने का तरीका होगा बस, ठीक है। जो सारी नॉलेज हमारी छिपी होगी किताब में छिपी होगी, और किताब से बड़े नोट्स आज तक किसी ने नहीं बनाए। जो किताब में दे दिया वो अलग ही चीज़ है, ठीक है। ना ही किसी के नोट्स ऐसे काम आते हैं और ना ही किसी के लिखा हुआ, ठीक है। या तो चीज़ को मैं क्लियरली समझ लें, कोई पढ़ा रहा है उससे समझ लेंगे तो हम वो चीज़ को क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी के नोट्स में चक्कर में पड़ गए, अगर एक चीज़ भी उसके समझ में नहीं आई नोट्स बनाने वाले के, उसने वो चीज़ गलत लिख दी, तो तुम्हारी ज़िंदगी पर वही चीज़ गलत ध्यान रहेगी, ठीक है। हमेशा समझने का प्रयास करो और किताब से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। नोट्स किसी के मिल रहे हैं, अच्छी बात है, हमें अच्छे लग रहे हैं, किसी ने चेक कर रखे हैं, कोई गलती नहीं है तो पढ़ लो, ठीक है। लेकिन किताब से बड़ी नॉलेज किसी में नहीं है, किसी के नोट्स में नहीं है। तो देखो मैं यहाँ बताऊँ आपको दक्षिणी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव पर कैसे क्या है, आपके दिन और रात होते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया, ठीक है, उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव हो गया। जो सूरज है एक यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो सूरज क्या करता है, एक बार तो नीचे से बीच में से यहाँ चलता है नीचे की ओर। जब ये बीच में से नीचे की ओर चलेगा, जब ये बीच में से नीचे की ओर चलेगा, नीचे की ओर जाएगा, तो यहाँ तो होगा 6 महीने का क्या होगा, दिन होगा। क्योंकि सूरज की किरण क्या है, इधर को आनी शुरू हो गई। जब सूरज की किरण इधर को आनी शुरू हो गई तो क्या हो जाएगा, 6 महीने का दिन हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, ऊपर 6 महीने की रात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 महीने की रात हो जाएगी, ठीक है। ऐसी क्या होता है, ऐसी आपका होगा जो जब सूरज आपका ऊपर की ओर चलेगा, जब सूरज आपका ये ऊपर की ओर चलेगा तो होगा क्या, तो यहाँ पर चलेगा तो सूरज की किरण क्या है, इधर को जाएगी। जब सूरज की किरण इधर को जाएगी तो यहाँ 6 महीने का क्या हो जाएगा, आपका दिन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगी, नीचे 6 महीने की रात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6 महीने की रात हो जाएगी यहाँ पर, और ऊपर क्या हो जाएगा, 6 महीने का दिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 6 उत्तरी ध्रुवों पे क्या कहते हैं, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, ठीक है। समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री के अक्षांश से व्रत निर्मित होते हैं तथा विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181। देखो ये मैं पिक्चर के द्वारा आपको बिल्कुल समझा सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कितने होते हैं, ये 181। ये चीज़ ध्यान रखा, अपने हमारे अक्षांश जो होते हैं वे होते कितने हैं, 181 होते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं की बात कर रहे हैं, वृत्त की बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 होती है। देखो कैसा होती है 179, वो मैं बताऊँ, देखो कैसा होती है। यहाँ पर जो है आपने जो अभी मैंने बताया था, ध्रुव पर क्या होता है, एक बिंदु के आकार का बन जाता है। अभी मैंने पीछे डिस्कशन किया था, बताया था। तो ध्रुव होंगे, जो व्रत है ऐसे खींचे होंगे, लेकिन जो ध्रुव पर जाकर क्या है, एक ये बिंदु की तरह सिमट जाते हैं। अब बिंदु की तरह सिमट जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए क्या होता है, इनको हम काउंट नहीं करते, इनको हम काउंट नहीं करते, लेकिन इन्हें फिर सिर्फ क्या करते हैं, रेखा में काउंट करते हैं, व्रत में इन्हें काउंट नहीं करते। इसलिए क्या होता है, ये 2 हमारे कम हो जाते हैं। कौन सा, एक तो दक्षिणी का और एक उत्तरी का, ठीक है। कितने होते हैं, इसलिए 179, क्योंकि दोनों ध्रुव एक ही बिंदु के रूप में होते हैं, न कि व्रत के रूप में। देखो ये बताया मैंने, ये लिखवा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये स्थल एवं जल पर विषुवत रेखा के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ये सारे देश दे रखे मैंने, 13 के 13 देश। साओ टोम और प्रिंसिप, गैबोन, कोंगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। विषुवत रेखा जा रही है, इधर को गुजर गई। कौन सी रेखा जा रही है, विषुवत रेखा, ठीक है। ब्राज़ील में से 2 रेखाओं का गुजरती है, एक इसमें कॉमन हो गया, एक देखो आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो याद करने वाली चीज़ें, ये कुछ वैसी ना आप इसमें गाड़बाजी लगाओ या शॉर्ट ट्रिक लगाओ, कुछ ये याद ही करना पड़ेगा आपको, बेहतर होगा आप मैप से याद कर लोगे तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। आगे कर्क रेखा पे स्थित देश, देखो कर्क रेखा से कौन कौन से हो गए गुजर रहे हैं। हवाई द्वीप हो गया, बहामास हो गया, मारितानिया हो गया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, ओमान हो गया, मैक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, ठीक है। तो ये देश क्या होगा, ये सारे देश हो गए जहाँ से क्या है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। अपना भी है इसमें, ठीक है। अपना कहाँ है, ये रहा, ठीक है। 8 राज्य से गुजरते हैं भारत में। कमेंट बॉक्स में उसका जरूर लिखना आप, सीक्वेंस वाइज पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन से राज्य हैं, ठीक। आगे चलते हैं। मकर रेखा,
देखो मकर रेखा पर स्थित देश ब्राज़ील, देखो ब्राज़ील इसमें भी आ गया। तो ब्राज़ील में से 2 रेखाओं के गुजरती है, कौन कौन सी? एक तो मकर रेखा और दूसरी कौन सी रेखा होकर गुजरेगी? विषुवत रेखा। ठीक, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगो, नामीबिया। ठीक, इन देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। देखो छोटे एग्ज़ाम में एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी जो के एग्ज़ाम जो है और यूपी पुलिस, यूपीएसआई तक के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से देश में कोके क्या है हमारी, कौन सी रेखा गुजरती है। सिंपल सा पूछा जाएगा, ज़्यादातर भारत के राज्य पूछ देता है छोटे एग्ज़ाम में। खासकर अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें बहुत भयंकर पूछा जाएगा, उसके लिए तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप याद कर लेना और मैप के द्वारा याद करना, आपको सारे याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं। देखो पृथ्वी पर स्थित प्रमुख काल्पनिक रेखाएं, विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त। देखो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक का मतलब क्या है? हमने ये अपने द्वारा बनाई, हमने अपने द्वारा ये कह दी कि ये खींची हुई है, लेकिन क्या आई? खींची हुई नहीं है। ऐसा नहीं कहते काल्पनिक कहानी है, मतलब कहानी का मतलब क्या है? वो सच की नहीं है, वो झूठी कहानी है। ठीक है, वो काल्पनिक है, कल्पना करके बनाई हुई कहानी है। ठीक है, तो ग्लोब पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य 0 डिग्री का काल्पनिक वृत्त, इसे कहते हैं हम विषुवत वृत्त। ठीक है, कर्क वृत्त 23.5 डिग्री का कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। ठीक है, मकर वृत्त, मकर वृत्त 23.5 डिग्री पर खींचा जाएगा, ये भी ये नीचे खींचा जाएगा। आर्केटिक वृत्त ये 66.5 की कोणीय डिग्री की दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा? आर्केटिक वृत्त। ठीक, आगे चलते हैं। अंटार्कटिक वृत्त, देखो ये मैंने पिक्चर में भी समझाया था आपको। ग्लोब पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री के कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त क्या होगा? अंटार्कटिक वृत्त होगा। ठीक है, आर्कटिक कौन सा होगा? आर्कटिक पहले बताया था, जो ऊपर होगा उत्तरी में कौन सा होगा? आर्कटिक होगा, और नीचे दक्षिणी में कौन सा होगा? अंटार्कटिक वृत्त होगा। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन व दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। तथा 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन व उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। देखो मैंने पिक्चर से आपको क्लियर करके समझाया है कैसे 6 महीने का दिन होगा, कैसे 6 महीने की रात होगी, वो आपको पता रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, और देखो ये क्या है, इसका पार्ट 1 था जिसमें क्या है हमने अक्षांश पढ़े हैं। इसके बाद हम किस पर बात करेंगे? हम बात करेंगे देशांतर पर। ठीक है, देशांतर को अच्छे से क्लियर करना। देखो वीडियो को लास्ट तक देखो और आपको किसी भी किताब या किसी के नोट्स भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।